जय हिंद दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एक नए सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है आशुतोष सर, जो कि संस्थापक हैं वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट के, जो कि देहरादून में स्थित है। आज हम जानेंगे कि उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, कि उनका स्कूली जीवन किस तरीके से था, उनकी सोच क्या थी, फिर जब वो कॉलेज में गए तो क्या क्या स्ट्रगल उनके पास आए और किस तरीके से उन्होंने उन स्ट्रगलों को ओवरकम किया, और आज वो जिस पोजीशन में है वो सारी चीज़ें हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। आशुतोष सर, स्वागत है आपका मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में। तो आपका स्कूली जीवन क्या था? सबसे पहले तो थैंक्स टू पंकज सर कि आपने अपने चैनल पे हमें कुछ हमारी जो लाइफ की, जो हमारे जीवन में संघर्ष रहे, उनको बोलने का मौका दिया सर आपने। तो दैट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। सर, मैं बस यही चीज़ बताऊंगा आपको कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गांव में, वो भी कुछ शब्द हैं जो चाइनीज़ शब्द हैं संविधानिक, जिसे बोलते हैं अति संवेदनशील। तो हम लोग ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं सर कि उसको बोला जाता है अति संवेदनशील एरिया। मतलब चूँकि हमारा जो विलेज है वो वाराणसी से करीबन 60 से 65 किलोमीटर दूर मऊनाथ भंजन के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे मेरा जो कॉलेज था सर, वो पहले क्लास 1 टू क्लास 8 क्लास तक की जो मेरी पढ़ाई हुई है वो प्राथमिक विद्यालय विशुनपुर सेचुई में हुई, जो मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। तो जिसमें मध्याह्न भोजन भी हमें मिलता था 3 टाइम्स का। हम लोग अपने बैग में एक वो जो फर्टिलाइज़र की बोरी आती है, वो बोरी रख के जाते थे बैठने के लिए, और बड़ा मज़ा आता था सर। जैसे पीपल के पेड़ हुआ करते थे बड़े बड़े, उसमें बोर्ड लगा के, और चौक बोलते हैं, चौक को दुधिया बोलते हैं हिंदी में, तो वो दुधिया से पढ़ाई करते थे। और पटरी होती थी सर हमारे पास, लकड़ी की पटरी, जिसमें हम लोग जो कांच का बॉटल आता है ना, उससे हम उसे घिसते थे तो बहुत अच्छी शाइनिंग आती थी। और एक धागा लेके भी चलते थे, जिससे हम लोग ऐसे लाइन खींचते थे और उस पर क ख ग घ, मतलब 8वीं क्लास तक हमने बहुत अच्छे से अपने आप को पढ़ाई किया और बहुत कुछ सीखा सर। फिर हम लोग का जो काम हुआ करता था, मेन बेसिकली हमारा जो काम था सर, वो ये था कि पढ़ाई के साथ साथ और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं कि देश दुनिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो सर फिर मैंने 8वीं क्लास तक वो प्राथमिक विद्यालय था, जिसको आगे बढ़ के उच्च माध्यमिक विद्यालय बोला गया। वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सर हमारे गांव से ही 5 किलोमीटर के दूर पे एक कॉलेज है, उसका नाम है सरसेना इंटर कॉलेज। तो वहाँ से मैंने सर 9th और 10th पढ़ाई की। चूँकि वहाँ पे 9th और 10th में टीचर जो थे काफ़ी अच्छे थे। हमारे क्लास टीचर मिस्टर कालिका सिंह फिज़िक्स फैकल्टी थे सर, मिस्टर आरपी सिंह सर थे, वो काफ़ी अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर थे। फिर कई सारे और भी टीचर थे सर, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया, काफ़ी अच्छा पढ़ाया। तो वहाँ पे वो थोड़ा एनर्जी, वो जोश हमारे अंदर आने लगा। लेकिन जैसा वो कॉलेज मेरे को मिला, जितना प्यारा, जितना अच्छा कॉलेज वो मिला सरसेना इंटर कॉलेज, जब मैं 11th में आया तो सर 11th में वो कॉलेज मेरे को छोड़ना पड़ा, बिकॉज मेरा जो मैथ्स में बैकग्राउंड था वो मैं पीसीएम से था, और मेरा 11th-12 में पीसीएम मेरे को दोबारा चाहिए था। क्योंकि मेरा थोड़ा जो क्रेज़ था वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा था। एक फ़ौज के लिए अगर मान ले तो, फ़ौज के लिए नहीं था, कुछ हमारे दिमाग में ऐसी ख्याल नहीं आई थी, लेकिन थोड़ा बहुत इंस्पायर था मैं उस टाइम पे। तो चूँकि मेरे फादर भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में टीचर हैं, प्राइवेट टीचर ही हैं, तो इतनी ठीक ठाक सैलरी उनको मिल जाती है, जिससे कि मतलब महीने का जो हमारा इंटर कॉलेज का फ़ीस था वो मात्र 21 रुपये था। तो 21 रुपये फ़ीस प्लस 5 रुपये 10 रुपये डेली का हमारा वो साइकिल का जो चैन वगैरह अगर ख़राब हो गया, टायर पंचर हो गया, तो 3-4 रुपये पंचर बनवाने के, वो इतना एक्सपेंसिव मिलता था। तब भी बहुत खुश रहते थे सर, बहुत खुश रहते थे। मतलब फील होता था एक चीज़ कि हम लोग जो कर रहे हैं कम से कम अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कभी पापा ने हमें ये नहीं बताया कि नहीं, कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी होती है, बेटा जो करना अच्छे से करना, और अपने लाइफ में अच्छे लेवल पे जाओ, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठो, समझो, अच्छे अच्छे अफसरों से मिलो, आपकी सोच बदलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बदलेगा। तो वो चीज़ मैं करना शुरू कर चुका था। 11वीं में मैंने सर वो स्कूल छोड़ा, और स्कूल छोड़ने के बाद ये हुआ कि मेरे गांव से 15 किलोमीटर के दूर पे कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप से स्कूल्स नहीं थे, और कोई स्कूल सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड के रहे थे सर, तो उतना एफर्टेबल हमारे लिए नहीं था। तो मेरे पापा जी के ही मतलब एल्डर ब्रदर, यानी कि मेरे ताऊ जी जो थे, वो किसी इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो जो प्रिंसिपल होने के साथ साथ उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि एक काम कर बेटा, मेरे कॉलेज में एडमिशन करवा ले और 80-90% आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा।
तो मैं 2 दिन वहाँ पे ना क्लास करने के लिए भी गया, तो मेरे को कोई बहुत अलग माहौल मिला। मतलब उस माहौल में मैं 9th-10th में नहीं था। मैं देख रहा हूँ कोई लड़का कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, क्योंकि कुछ पूर्वांचल की जो शिक्षा व्यवस्था है ना सर, वो थोड़ी सी अलग किस्म की है। जो शिक्षा जगत है वहाँ का थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी गतिविधियाँ हैं सर जो मेरे संविधान के अगेंस्ट में, तो मैं ओपनली वो चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत नेगेटिव है सर, उसमें सुधार करना चाहिए। तो मैं वो कॉलेज भी छोड़ दिया सर। फिर एक कॉलेज में और भी एडमिशन लिया, तो वहाँ पर भी मेरे को नहीं कुछ महसूस हुआ। तो फिर मैंने पापा से बोला, पापा एक काम करो, मेरे को गांव में तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे को ना पढ़ाई करना है। तो मैं पढ़ाई करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट उठाया सर। और मेरे गांव से ही करीबन 35 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट में, मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह बैठते हैं, तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे एक छोटी सी कोचिंग थी, अंकित कोचिंग सर। वहाँ पे मेरे को मेरे लाइफ में 2-3 टीचर मिले। एक SP गुप्ता सर थे और भी एक मौर्या सर थे। तो सर लोगों ने मेरे को काफ़ी अच्छा सिखाया, मतलब मेरे को वो चीज़ महसूस होने लगा। और वहीं पे मेरी एक बुआ जी थी, उनके घर पे मैं रहता था। तो अच्छे फैमिली से वो लोग जो कि बिलोंग करते हैं। मेरे जो मतलब जो बुआ जी के हस्बैंड यानी जो मेरे फूफा जी हैं, वो स्टोनो थे। तो रहना, खाना पीना, उठना बैठना उनका एक रेट का था। उन्हीं के फैमिली में कोई और रिलेटिव था जो मेरे रिलेशन में जीजा जी लगते हैं। तो उन्होंने मेरे को, ही इज़ असिस्टेंट कमांडेंट एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि यार तुम 12वीं के बाद क्या करोगे। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 12वीं के बाद करना क्या है। तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंने अच्छे से पढ़ाई की सर। और मैं लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैं इस कॉलेज में, स्कूल में गया ही नहीं। 11th और 12th में मैंने स्कूलिंग ही नहीं की, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं हुआ सर, कभी डाउन नहीं हुआ मेरा कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं कोचिंग लेके पढ़ रहा था, बस कोचिंग में तैयारी कर रहा था। और जब बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, तो बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए मैं वहाँ पर गया। अच्छा, कौन से ईयर में आपका 10th हुआ? 10th में सर 10th किया, 12th में 12 किया। अच्छा, मतलब 2010 2012 में हमने 12 की। लेकिन आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिसोर्सेज का जो अभाव आपको रहा, आजकल का जो युवा है उसको फ़ोन भी चाहिए, उस समय भी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे। और वो डिस्ट्रैक्शंस जो थे, वो उन डिस्ट्रैक्शन ने आपको प्रभावित क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं डिमांड करी अपने पेरेंट्स से कि हमें फ़ोन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए? सर देखिए, इसमें एक छोटी सी बात है कि जब चूँकि हाँ, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देता हूँ सर। कभी कभी क्या होता है ना कि जो चीज़ें हमें समाज नहीं सिखाता है, वो चीज़ें हमें कभी कभी परिवार और प्रकृति सिखा देता है। तो चूँकि हम 4 भाई लोग हैं, जिसमें से मैं बड़ा हूँ, ठीक है। और मेरे यंगर ब्रदर जो हैं विशाल द्विवेदी, फिर अश्वनी द्विवेदी, फिर कृष्ण कुमार द्विवेदी, मेरा नाम आशुतोष है। विशाखा और वैशाली मेरी 2 बहनें हैं। 6 लोगों को संभालना, उनकी जिम्मेदारी को सबसे पहले आगे लेके चलना सर। कभी कभी जिम्मेदारी में जब इंसान आता है तो अपने आप को भी खो देता है। मतलब वो जिम्मेदारी में इतना डूब जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में कितना धरना हुआ, कितना आंदोलन हुआ। उसको ये लगता है कि छोटा सा अमाउंट यहाँ पर आए और उससे हम ग्रोथ करें लाइफ में। तो उस अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए सर हमने अलग अलग टेक्निक अपनाई। जैसे मैं 12th क्लास में साथ था सर, तो अपने घर में मेरा थोड़ी बहुत खेत बाड़ी भी थी। तो वहाँ पे मैं धनिया, बैगन, टमाटर ये सब उगाना शुरू कर दिया था। और उसको ले जाके सर कभी कभी मंडियों में छोड़ता था कि ठीक है कुछ अर्निंग तो आ रही है। तो उससे मतलब मैं अपना एक्सपेंसिव प्लस 1-2 ब्रदर लोगों का एक्सपेंसिव भी निकाल लेता था। कौन सी क्लास में थे तब आप? उस टाइम में 12th में आ गया था सर। 12th का बच्चा इतना भी सोच सकता है? सर एक्चुअली एक केस स्टडी में बता रहा हूँ, उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक बार मैंने धनिया करीबन हमारा एक पुराना साइकिल होता है, साइकिल जो नॉर्मल साइकिल आती है, तो वो साइकिल था। साइकिल के पीछे करियर पे मैंने एक कट्टा रखा और बीच में एक मैंने कट्टा भरा और उसके ऊपर एक रखा। तो वो 3 कट्टा मैं करीबन 15 किलोमीटर साइकिल पैदल लेके जाता था धूप में। और वहाँ पे पूरे दिन मैं मंडी में बैठता था। और वो धनिया की कीमत करीबन 50 से 60 रुपये ही लगती थी। मतलब मेरा एक्सपेंसिव तो छोड़िए, परिवार का एक्सपेंसिव छोड़िए, मतलब उससे जो मैंने उसमें पानी डाला है ना धनिया में, उसका भी एक्सपेंसिव नहीं निकलता। लेकिन फिर भी खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ता था। और एक बार तो ऐसा भी हुआ सर कि मैं साइकिल लेके जा रहा था, मेरा साइकिल ख़राब हो गया। तो ऑटो वाले से मैंने बात की कि भाई मेरे को मंडी तक जाना है, चिड़ियाकोट मंडी है, चिड़ियाकोट एक जगह का नाम है, ये मंडी तक जाना है। तो उसने बोला फंडी जी 150 रुपये लेंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दे दूँगा। तो 150 रुपये मैंने उसको दिया। और पूरे दिन सर धूप में मैं मंडी में बैठा रहा। गर्मी का टाइम था, धनिया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रखी थी, बहुत किसान थे वहाँ पे। 80 रुपये की मेरे धनिया बिकी सर। मेरे पापा और मेरे मामा जी लोग बाइक से आए वहाँ पे
और कॉलेज से आए शाम को, पापा पढ़ा के फिर मेरे से आके बोल रहे हैं कि कितना धनिया बेच दिए। तो मैंने बोला पापा धनिया तो 80 रुपये की बिकी। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे मतलब उनकी आंखें नम हो गई थी, ऐसा भी हुआ। बोले कि कोई बात नहीं, जो तुमने बेचे हैं उसके तुम जूस पी लो। तो कभी कभी ऐसे भी फेज़ आते हैं लाइफ में, लेकिन पापा ने बोला कि तुम ये जो मेहनत कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहा है। तो मेरे को लग रहा था उस टाइम पे कहीं ना कहीं ईश्वर वो देख रहा है। और इस तरह से हमने अपना कैसे भी करके 12 पूरा कर लिया। ग्रेजुएशन के लिए अच्छा, एक बार और मैं रोकना चाहूँगा कि आजकल का 10th का बच्चा, 12th का बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। जिस तरीके की आप स्टोरी सुना रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा वो टाइम आया जब आपने सोचा यार बहुत हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता और अब मैं क्या करूं? सर डिप्रेशन में आ जाता है लड़का, हर ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे सर एक चीज़ मैंने बस अपने आप को प्रैक्टिकली भापा था। जैसे अपना मैंने प्रैक्टिकल किया था खुद। जब मैं 12 क्वालिफाई किया सर, तो 12 क्वालिफाई करने के बाद मैं देहरादून आ रहा था। मतलब मैं 6 महीने के लिए देहरादून आया था और किसी संस्थान में मैंने एडमिशन लिया एनडीए की तैयारी करने के लिए। होता क्या है सर कि मनोज सर हैं, लखनऊ में चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो मनोज सर का आज भी मेरे फ़ोन में फ़ोटो है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो सर ने मेरे को उस टाइम पे 9,000 रुपये फ़ीस का डोनेशन दिया देहरादून आने के लिए। और मेरे मामा जी हैं मिस्टर अतुल मिश्रा जी, तो वो पैरालाइज है सर, कमर के नीचे का पोर्शन उनका काम नहीं करता है। तो वो मामा जी और मेरे पापा मम्मी ये लोग मिल के 3500 रुपीज़ 6 महीने तक इन्होंने हॉस्टल फ़ीस पे की। 6 महीने के बाद सर मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और फेल हो गया। जैसे मैंने तैयारी की सर, तैयारी करने के बाद 6 महीने बाद मैं घर गया, तो आम का सेशन होता है सर, आम लगे होते पेड़ पे, गर्मी का टाइम था, तो आम तोड़ के लाया मम्मी के पास और वहाँ पे मम्मा से बोला मैंने कि चटनी बनाना आज। तो सर वो मेरा जो डिप्रेशन वाली बात आपने की थी, वो मेरा डिप्रेशन का फेस चल रहा था। लेकिन सर मेरे अंदर जो स्वभाव था ना सर, एक 12वीं पास लड़का कैसा सोच सकता है, तो उस हिसाब से मैं सोचा। तो मैंने बोला मम्मी मैंने चटनी के लिए बोला, आपने चटनी नहीं दिया। तो मम्मा ने मेरे को एक ही वर्ड बोला था उस टाइम पे, कि मेरे को आज भी याद है, कि इतने पैसे रुपए अगर 3500 रुपये से 6 महीने को कैलकुलेट किया जाए तो करीबन 20,000 रुपये, वो प्लस 9,000 हमारा कोचिंग का फीस, इतना अमाउंट मैंने बर्बाद किया था। मतलब पढ़ाई मैंने की लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड था मेरा, और मेरी एजुकेशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। पीसीएम मेरा स्ट्रांग था लेकिन कम्युनिकेशन बाकी के सब्जेक्ट मेरे बहुत वीक थे, तो इसलिए पास नहीं कर पाया। और मम्मा ने इतना बोला कि इतनी पैसे रुपए आपके ऊपर खर्च किया और आप फूक के आ गए, सब कुछ पैसे बर्बाद कर दिए घर को, और यहाँ पे आके चटनी मांग रहे हो। सर अब वहाँ पे खाना कहाँ खाया जाता। फिर मैंने वहीं पे खाना ड्रॉप कर दिया सर, ड्रॉप भी किया, उठा के थाली ऐसे फेंक दिया। जो डिप्रेशन वाला वर्ड है सर वो कहीं ना कहीं चल रहा था, उठा के फेंक दिया। रात भर नहीं खाना खाया। पहली बार ऐसा था कि लाइफ में पहली बार मेरे पापा मेरे को खाने के लिए उठाने आए कि खाना खा लो, खाने से मजाक नहीं। वहाँ से सर अगले दिन मैं उठा हूँ, अपने गांव के रेलवे स्टेशन पे आया, वहाँ से ट्रेन पकड़ा, वाराणसी रेलवे स्टेशन पे आया सर। 7 डेज तक डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन चल रहा था सर। बस सोच रहा था ये कि मैं अपने मम्मी के गोद में वापस चला जाऊँ, यह ज़िंदगी क्या मेरी चुनौती आ चुकी है, मेरे को लाइफ में कुछ झेलना है, कुछ करना है अब। तो मैं वापस नहीं गया सर घर, और मेरे पॉकेट में वही 6 महीने जो मैंने तैयारी की थी उसमें से 500 रुपीज़ समथिंग सेविंग की थी। देहरादून आया सर, मेरे दोस्त लोग मिले, दोस्त लोगों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। कभी अपने रूम में किसी दोस्त के रूम में रुकता था, कभी किसी दोस्त के रूम में। 2 महीने तो मैं अंडर एज ही चल रहा था, तो नौकरी वगैरह का चक्कर हो रहा था, नौकरी वगैरह नहीं लगी थी मेरी। तो मैं कहीं ना कहीं किसी दोस्त के रूम पे रुक के 3 महीने सर्वाइव किया। 3 महीने बाद एक यहीं देहरादून के IT पार्क है, वहाँ पे एक सेरको कंपनी थी सर, तो वहाँ पे मेरे को एक जॉब लगी BSNL में, कॉल सेंटर में। तो वहाँ पे 3300 रुपये मेरी सैलरी बनी, और करीबन 34-3500 रुपये मेरा हॉस्टल फीस रहता। तो एक वो चीज़ मिलना शुरू हो गया सर। कभी कभी ऐसा भी होता था कि चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो पाती थी सर, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रगल। अब पॉकेट मनी भी चाहिए सर, अपने आप को मेंटेन भी करना था, फटा हुआ शूज़ पहनना, मतलब 10 तरह की प्रॉब्लम, 10 तरह के ऑब्स्टिकल। लेकिन अंदर में जो आग लगी थी ना सर, वो ये था कि आशुतोष कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मेरे पास ऐसे मेरे दोस्त रहे सर जो बहुत डिफरेंट तरह के सर नशे में थे,
मदिरा पीते थे, अलग अलग पता नहीं क्या क्या सर, नाम भी मेरे को नहीं पता, वो करते थे। मैं मेरे करैक्टर में वो कभी आया नहीं, मैं उनके बीच में रहा, जब भी मेरे करैक्टर में नहीं आया, मैंने कभी उनके साथ कोई आंदोलन नहीं किया, कभी मैं कहीं गया ही नहीं कि मेरे को इतना दबाव था कि नौकरी करो, आओ कैसे भी रोटी मिले खाओ बस सो जाओ, इस तरह की माइंड में एक्टिविटी चलती थी। अगले दिन अगर वहाँ कॉल सेंटर में जा रहा हूँ, एब्सेंट लग गया तो वो भी दिक्कत होगी। तो ये प्रॉब्लम आने लगी सर, बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो धीरे धीरे सर मतलब इम्प्रूव होता गया। फिर वहाँ पे 3500 रुपये से 1 साल और बीता, तो मैंने सोचा कि अब ग्रोथ चाहिए, तो वहीं पे एक वीडियोकॉन D2H का था, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट था, तो वहाँ पे उसमें लग गया। फिर वहाँ पे मेरी सैलरी 6000 हो गई। फिर एक बार कस्टमर से ऐसे ही कॉल पे बात चल रही थी, तो उसने कुछ मेरे को अब्यूजिंग वगैरह किया होगा, तो मैंने उसके अगेंस्ट में भी उसका रिटेलिएट कर दिया, तो वहाँ से मेरे को टर्मिनेट कर दिया गया। फिर बिना नौकरी के हो गया मैं। फिर वहाँ से जब सब चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई, तो फिर मैं आके कहीं किसी शोरूम में नौकरी वोकरी करने लगा। वहाँ पे भी मेरे को पैसे रुपए ठीक ठाक मिले, टाइम टू टाइम मिल जाते थे, तो खर्चा मेरा चलने लगा था। पापा मम्मी को भी सपोर्ट करता था, भाइयों को भी सपोर्ट करता था। और एक फिर मेरे को देहरादून का कोचिंग संस्थान मिला, जिन्होंने मेरे को बोला कि चलो तुम्हें हम अपने पास बुलाते हैं। तो जहाँ पे मैं पहले काम करता था वहाँ पे 7000 सैलरी थी, और जहाँ पे मैं दोबारा ज्वाइन किया कोचिंग संस्थान में, वहाँ पे उन्होंने मेरे को 5500 रुपये सैलरी में रखा। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये सैलरी भले कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सैलरी कम है, लेकिन मेरे को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और मैंने सच में सर वहाँ पे पढ़ाई करने का अवसर पा लिया, और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तुरंत देहरादून के अंदर मैंने अपने आप अपने अंदर स्टेबिलिटी और अपना कनेक्शन, अपना लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना शुरू कर दिया, अपना सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया था। और जो 12वीं के बाद आया था, तो जब मैं कॉल सेंटर में था, तभी मैंने DAV PG कॉलेज देहरादून में एडमिशन 1800 रुपये जमा करके ले लिए थे। वहाँ से सर मेरे को एनसीसी में मेरे को फ्रंट रोल मारने नहीं आया, बैक रोल मारने नहीं आया। तो मेरे ऑफिसर से मैंने बोला, अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ फ्रंट रोल कैसे मारते हैं, तो बोला है नया आया है क्या तू? मैंने कहा सर नया नहीं, मेरे को पता नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि चल ऐसे करके मारते हैं। तो जब मैंने फ्रंट रोल मारना शुरू किया ना सर, तो इतनी बड़ी बड़ी बजरियाँ ना पीठों पे आने लगी मेरे को। आज भी मेरे पीठों पे काफ़ी सारे निशान हैं, बैक पे मेरे। तो उन्होंने बोला कि तू ज़मीन से निकला है, आसमान से पैदा हुआ है, कहाँ से आया? मैंने कहा सर आप कैसे ही बना लो, मैं बन जाऊँगा, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी होकर आया हूँ बिल्कुल बनने के लिए। और 3 साल NCC पूरी करने के बाद, ग्रेजुएशन DAV कॉलेज से पूरी करने के बाद सर मैंने 1 to 1, मेरे को पता था कि मैं एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को ये पता चल चुका था कि NCC एंट्री के थ्रू मैं डायरेक्ट SSB दे सकता हूँ। मैंने अच्छे ग्रेजुएशन में स्कोर किया सर, और इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड, कपूरथला बोर्ड में जाके SSB इंटरव्यू दिया। 9 टाइम SSB दिया सर, 2 बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 7 टाइम मैं स्क्रीन आउट हुआ। लेकिन स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप हुआ ना सर, जो पॉजिटिविटी डेवलप हुई, जो बातें मेरे जहन में आई ना कि मेरे को ये चीज़ें मिली हैं, इस और कुछ ना कुछ तो देख रहा होगा, वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव थी सर। और वो आके सर आज मैं बस आपसे हम लोग का आपस में वार्तालाप चल रहा है, यहाँ तक पहुँचा। और साथ में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली बात मैंने अधूरी छोड़ी थी, तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने इतना ही सीखा सर कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स, सीनियर से कैसे बात करना है, जूनियर से कैसे बात करना है, और उनके बीच में रहने के बाद आप स्ट्रेस फ्री होकर अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट इन माई लाइफ। तो अभी तो इतना कुछ था सर। अभी जो हमारी फेजेस चल रहे हैं, मैं एज ए यूथ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, अगर हमारे अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को नहीं लगता कि स्ट्रगल नाम की चीज़ वहाँ पे पनप रही होगी। अगर हमारा विल पावर स्ट्रांग है, तो हम उस स्ट्रगल को उसके नीचे दबा सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल आपके ऊपर हावी अगर हो गई तो आपका विल पावर दबा देगी। अगर विल पावर को और आगे ग्रोथ करना है, देखिए लोग कहते हैं कि मेरे को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैं भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा था सर, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कहाँ से? पेड़ से तोड़ के, ज़मीन से निकाल के स्टेबिलिटी आती है सर एजुकेशन से। और मैंने अपनी नौकरी की, अपना परिवार त्याग दिया। 12 साल हो गए सर, 2022 चल रहा है, 2011 में मैंने अपना घर छोड़ा है सर, सितंबर में आ गया था मैं यहाँ। तब से यहाँ पर 11-12 साल से मैं सर होली, दिवाली, दशहरा पता नहीं लास्ट टाइम अपने फैमिली के साथ कब तक मनाई होगी। तो त्याग करना पड़ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आज सर हज़ारों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, एयरफोर्स में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, अफसर बन रहे हैं सर। गिव अप करवा के दिखा दे मेरे को, मेरा विल पावर तोड़ के दिखा दे, कोई नहीं होता है सर। ये अराजकता फैलाने वाले लोग जो हैं, चाहे कैसे भी हों, मेरे को नहीं पता सर, लेकिन ये चीज़ गलत है। हम बच्चे को अगर शिक्षा सही नहीं दे सकते तो उसको डिमोटिवेट करने का अधिकार हमारा नहीं है। और मेरे को लगता है ना सर, लाइफ में पैसा से बढ़ के इंसान जो
जो एक लड़का होता है ना, जो 12वीं पास का लड़का, जो 10th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है ना, उसको क्या चाहिए होता है? उसको पैसे से ज़्यादा सर उसका करेज चाहिए होता है, साहस। उसका साहस ना टूटे सर। अगर उसका साहस टूट जाता है ना तो बच्चा लाइफ में कहीं ना कहीं सर हार जाता है। तो मेरा साहस मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोगों ने कभी टूटने नहीं दिया। और मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा नहीं था सर, बहुत हाई फाई फ्रेंड नहीं थे। ऐसे ही फ्रेंड थे कि जिनके घरों में कभी चावल नहीं होते थे, कभी गेहूँ नहीं होते थे, और सर पे मैं वो कट्टा रखता था बोरी, और मैं जाके उनके घर में रख देता था कि चल आटा इसका निकलवा ले। तो ये ज़िंदगी मेरी थी, इन ज़िंदगियों को हमने जिया है। इस लेवल पे हम आके अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें प्रकृति और इस समाज का बहुत बड़ा हाथ है सर। अच्छा, एक चेंज जो आपकी लाइफ में आया, आपको फ़ौज ज्वाइन करनी थी और आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक एड्यूप्रेन्योर हैं, जहाँ पर आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आप बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको फ़ौज कैसे ज्वाइन करनी चाहिए इसमें आप काम कर रहे हैं। तो वो जर्नी और ये जर्नी, आपकी वो वाली लाइफ जब आप खुद तैयारी कर रहे थे और आज की लाइफ जब आप तैयारी करवा रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सर एक्चुअली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को ऐसे लगी कि ये चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे नीचे करीबन सर 3 से 3 ब्रदर मेरे से नीचे और 2 सिस्टर हैं। तो बड़ा होने के साथ साथ सर एक जिम्मेदारी भी मेरी थी कि जो एजुकेशन की वजह से मेरे को इतना घिसना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर। आईटी पार्क आप जानते होंगे देहरादून में, करीबन वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 7-8-10 किलोमीटर। वहाँ से रात में 2 बजे मैं पैदल आता था। थाली में मेरे खाने ढक के रखे होते थे, उसको कुछ भी खा लेता था सर, बस कि भूख मिटानी है, अगले दिन फिर नौकरी पे जाना है। लेकिन जो आग पढ़ाई वाली थी ना सर, वो ठंडी नहीं हो रही थी कि पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई करना है। तो जब पढ़ाई को मैं इतना प्यार करता था सर कि मेरे को एजुकेशन लेनी है, मेरे को अपने आप को ग्रोथ करवाना है, तो वही सेम कंडीशन में, सेम सिचुएशन में मैं अपने फैमिली के लिए सोच रहा था। और मैंने सबको सर थोड़े बहुत अमाउंट ही बचा के मैंने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया 1 to 1। तो अभी जो मेरे यंगर ब्रदर हैं वो एक्सिस बैंक में है 2nd नंबर के। जो मेरे 3rd ब्रदर हैं वो दिल्ली मुखर्जी नगर में है, वो 1 या 2 बार उन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है। जो 4th नंबर के मेरे ब्रदर हैं कृष्ण कुमार द्विवेदी, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, आचार्य की पढ़ाई कर रहे हैं। और 2 छोटी बहनें हैं जिसमें से एक नीट और एक कुश्ती लड़ती है। तो एजुकेशन को मैंने अपने परिवार के इस तरह मोल्ड किया कि मैंने धनिया बेच लिया लेकिन उनको धनिया बेचने की ज़रूरत ना पड़े, तो उनकी एजुकेशन पूरी हो गई। अभी बाकी बच्चों के लिए मैं ये बोलूँगा सर कि जैसे मैंने खुद तैयारी की तो मेरा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर कभी हो पाया, कभी नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे सर जो होता है ना कि जो कभी इंसान नहीं सिखा पाता, जो कभी परिवार नहीं सिखा पाता, वो प्रकृति सिखा देती है। तो जो स्ट्रगल का फेस चल रहा था ना सर, वो बहुत कुछ सिखा दिया सर, बहुत सिखाया। एनसीसी में सर मैं कभी कभी कैंप ज्वाइन करता था, इसलिए कैंप ज्वाइन करता था कि एटलीस्ट मेरे को कुछ खाने को मिल जाए, मतलब उस दिन मैं अच्छे से खाना खा लूँ। तो ये मेरे लाइफ का एक्चुअल पार्ट था। तो उस टाइम पे कहीं यहाँ पे कई लोकेशन है, आर्मी MH एरिया है, मिलिट्री हॉस्पिटल अनार वाला, तो वहाँ पे मैं खाना पीना भी खाता था, सब चीज़ें थी। और हो गया सर, जब सारी चीज़ें 1 to 1 सेटल होती गई। बच्चों को बस यही बोलूँगा सर कि हम लोग तो तैयारी UPSC के लेवल पे करवा रहे हैं सर, और मेहनत का बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं है सर। आजकल स्मार्टफोन हो सकता है, स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता है। स्मार्टफोन कहने में अच्छा लगता है लेकिन स्मार्ट वर्क कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लाइफ इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, जस्ट मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे को एक ही चीज़ पता है सर कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। जो भी काम कर रहे हैं हम लाइफ में अपने सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सूझ बूझ के साथ करना चाहिए। और आगे अगर बढ़ना है तो खुद का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को आत्मसम्मान देना, अपना मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को कोसते रहेंगे कि नहीं भगवान मेरे को ही ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, तो वो आदमी कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे एकमात्र मूल मंत्र है, सुनो सबकी, करो अपनी, जो दिल में आ रहा है। तो थैंक यू आशुतोष सर, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आप आए, मुझे 100% यकीन है कि आपकी स्टोरी सुनकर
बहुत सारे युवा जो हैं वो मोटिवेट होने वाले हैं और जो आपने सक्सेस मंत्रास दिए उनसे 100% जो युवा हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है। Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका you, sir. मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में आने की। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद टू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू।